हाय एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 6 GS2 पॉलिटी। ठीक है, लेक्चर 5 में हमने सिटीजनशिप ख़त्म करा था, हाउ टू अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप और हाउ यू कैन लूज़ द इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ पे थोड़ा फोकस करेंगे, फेडरल वर्सेस यूनिटरी डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसको हम थोड़ा इन डेप्थ पढ़ेंगे। फेडरल में हम जो एग्जाम्पल लेके कंटिन्यू करेंगे वो इंडिया का रहेगा, और यूनिटरी में आपके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूके रहेगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फ्रांस रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही फेडरल के अंदर यूएस से भी हम कुछ मतलब यूएस का भी हम एग्जाम्पल लेंगे, तो विल अंडरस्टैंड कि फेडरल और यूनिटरी डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट में क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। ठीक है, हर किसी का अपना बेनिफिट है और हर किसी का अपना ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, देन सेकंड टॉपिक वुड बी द नेचर ऑफ इंडियन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे कि इंडिया के केस में आपके सेंटर और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, शेड्यूल 7 है जहाँ पे लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। ठीक है, उसका हम एक बार ओवरव्यू पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो देख लेना, उसके बाद यू कैन सिंपली रेफर टू लेक्चर 13 ऑफ लक्ष्मीकांत। यूनिटरी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे प्रॉपर उसमें डिटेल में लिखा हुआ है, तो अंडरस्टैंडिंग ले लो। उसके बाद ये चैप्टर लेक्चर 13 रेफर करना लक्ष्मीकांत की, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक बार में। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गिव द वेरी फर्स्ट हेडिंग एज फेडरल एंड यूनिटरी डिवीजन। ठीक है, तो इसके अंदर हम फेडरल का पहले समझेंगे पूरा। ठीक है, फेडरल के अंदर लिखो, तो इसमें हम फेडरल, ठीक है, फेडरल का इसमें हम जो एग्जांपल लेंगे वो हम इंडिया से लेंगे। ठीक है, अब ये तो आपको पता है कि जो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डिस्ट्रीब्यूशन करा है वो सेंटर और स्टेट लेवल पे डिवाइड करें पावर्स। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एनेबल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर एंड स्टेट। इधर जो मैं सेंटर लिख रहा हूँ इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैं GOI लिख रहा हूँ, और स्टेट्स आपका पुडुचेरी और दिल्ली लेजिस्लेटिव के अलावा आपके जो बाकी के 28 स्टेट हैं वो। इसके अंदर यूनियन टेरिटरी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं, बिकॉज वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आती है। तो स्टेट में आपका नॉर्मल एग्जाम्पल लाइक महाराष्ट्र, पंजाब, और यूटी का एग्जाम्पल ले लो तो दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे लेजिस्लेटिव फॉलो होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर डिफाइन करी है। शेड्यूल 7 के अंदर हमारे लिस्ट होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसके अंदर गवर्नमेंट किस किस कैटेगरीज में अपने डिसीजन और अपने लॉज बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किस किस कैटेगरीज में अपने लॉज बना सकती है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर। ठीक है, डिफेंस का कोई मामला हो तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी फाइनल लॉ बनाएगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। कुछ कॉन्करेंट लिस्ट हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच में टसल रहता है। ठीक है, तो वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें शेड्यूल 7 का पार्ट है। तो शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो हुई है वो ओवर बर्ड आई व्यू के हिसाब से सेंटर और स्टेट में हुई है। ठीक है, तो इसमें लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, and in case of India it is written because India follows a written constitution. ठीक है, next right, for constitution center and state government carries equal importance and no one is superior to another. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करी गई है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इक्वल्स टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन गवर्नमेंट है वो इक्वल है एज कंपेयर टू एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पावर कह लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, उस सारे मामलों में दोनों बराबर हैं। ठीक है, सो देयर इज नो केस ऑफ इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी। ठीक है, हाँ मतलब इसमें ये है कि आप इनिशियली अभी ये ले सकते हो कि ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के बराबर है, बट यू हैव एग्जाम्पशंस। जैसे अगर आपका इमरजेंसी लगा तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो गए, सारे
जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है, बट दोज आर एग्जाम्पशन, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वो आप एग्जाम्पशन, मतलब कंडीशंस होती हैं उसकी कि भाई एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया या आर्म्ड रिबेलियन हो गया, वो सब हम पढ़ेंगे इमरजेंसी के अंदर। बट इनिशियली एट दिस मोमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सारी बराबर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, सिंस कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्स बोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट इक्वल, hence the above structure or this structure is called as federal structure, ठीक है। सो अभी हम फेडरल का ही डिस्कस कर रहे थे, तो दिस इज योर फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट बराबर है, ठीक है। हैंस दिस इज कॉल्ड फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, पॉइंटर्स में लिख लेना, वी कैनॉट हैव फेडरल सिस्टम विदाउट एनी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो फॉर हैविंग अ फेडरल स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वहाँ पे आप टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फेडरल स्ट्रक्चर ओनली एग्जिस्ट इन केस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर मैं इधर एग्जांपल लूँ तो हमारा इंडिया के केस में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया, और जो डेमोक्रेसी ओल्डेस्ट यूएसए, दोनों ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर है, वो बात अलग है कि फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर दोनों में बाइफिकेशंस हैं, बट दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। बट एज ऑफ नाउ फेडरल स्ट्रक्चर जिस कंट्री में फॉलो होता है वहाँ पे आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ही होना है, ठीक है। अगर आप दूसरी तरफ देखो, यूनिटरी वाला जो हम डिस्कस करेंगे वो भी हम आगे बता भी दूंगा। यूनिटरी के केस में आपका रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों टाइप का एप्लीकेबल है। इसके प्राइम एग्जांपल है फ्रांस एंड यूके, ठीक है। सो यूनिटरी डिवीजन में यू हैव फ्रांस एंड यू हैव यूके। फ्रांस फॉलोज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूके फॉलोज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट फेडरल के केस में रिटर्न होना मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट राइट, इसी के अंदर इस वाले पॉइंट के आगे, पावर प्रोविजंस mentioned in constitution for union and state can only be modified or changed when both union and state provide consent of the required change, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई ऐसे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, कई ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके अंदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली है, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस करा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए यू कैन ऑलवेज यूज़ आर्टिकल 368, ठीक है। बट उस आर्टिकल 368 में को यूज़ करने के लिए भी आपको स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे 5 ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसके अंदर आपका पहले तो पार्लियामेंट, अगर कोई मतलब 5 ऐसे एरियाज़ हैं, ठीक है, ऐसे आर्टिकल्स हैं, ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके अंदर अगर आपको कोई भी चेंज लाना है, फॉर एग्जांपल शेड्यूल 7 है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हूँ मैं, शेड्यूल 7 जो है वो बेसिकली लिस्ट कैरी करता है। यू हैव यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट मतलब ऐसी कितनी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर सिर्फ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, वो उस यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। उसमें स्टेट की कोई अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी नहीं है, ठीक है। यूनियन अगर कोई लॉ बनाता है तो वो सारे स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करना होगा। सिमिलरली स्टेट लिस्ट के केस में जैसे आपका एग्रीकल्चर है, ठीक है, तो कोई भी ऐसा लॉ अगर यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज एट लास्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव एग्रीकल्चर इन देयर स्टेट लिस्ट, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट ओपन होता है, मतलब यूनियन और स्टेट दोनों में से कोई भी बना सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, दैट इज़ लाइक ओवरलैपिंग, ठीक है। अब फंडा क्या है, शेड्यूल 7 को चेंज करने के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि शेड्यूल 7 के अंदर कोई प्रोविजंस ऐड हो, अपडेट हो या डिलीट हो, तो उस केस में उसको पहले स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट से पास कराना है, जो भी अमेंडमेंट या चेंज है या जो भी वो बिल ला रहे हैं, ठीक है।
स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा पहले पार्लियामेंट में, ठीक है। अब उसके बाद 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव नीड टू पास दैट लॉ और द चेंज, ग्रेटर देन 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव्स नीड टू पास, ठीक है। मतलब कोई भी लॉ आया, कोई चेंज आया, वो पहले पार्लियामेंट में पास होगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, ठीक है। उसके अंदर भी स्पेशल मेजॉरिटी हमने पढ़ा था, प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट जो आपका काउंट है, वो सारे दोनों तरीके से पास होने के बाद आपके जो स्टेट्स हैं, दे जो भी 28 स्टेट है उसमें से ग्रेटर देन 50% जो स्टेट्स हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव है, दे नीड टू पास दैट चेंज, विच मीन्स दैट दे आर प्रोवाइडिंग द एक्नॉलेजमेंट कि ठीक है, हम सेंट्रल के साथ इस चेंज पे वी आर ऑन द सेम पेज एंड वी कैन प्रोसीड विद द चेंजेस वट एवर इज देयर इन द बिल। ये और ये दोनों होने के बाद, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट से पास हुआ, फिर लेजिस्लेटिव से पास हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट अपना साइन करके उसको एक्ट बना सकते हैं, उसको लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दे हैव 100% राइट, कोई सुपीरियर नहीं, कोई इन्फीरियर नहीं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल यूज़ भी करना है या अमेंड करना है, तो उसमें ओनरशिप और जो हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स की इक्वल है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था, इसे समझ सकते हो। सो आई विल रिपीट द लास्ट पॉइंट, पावर प्रोविजंस मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट एंड यूनियन कैन ओनली बी मॉडिफाइड और चेंज्ड व्हेन बोथ यूनियन एंड स्टेट प्रोवाइड कंसेंट ऑफ चेंज, ठीक है। ये पूरा एग्जाम्पल उसी का था। नेक्स्ट यू राइट, डिवीजन ऑफ पावर कैन ओनली बी चेंज बाय द सेंटर एंड स्टेट टुगेदर, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर के अंदर शेड्यूल 7 का एग्जाम्पल ये वही है लिस्ट का, तो सेम पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद एक इसमें पॉइंट लिखो, रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, rigid structure of constitution is there for change in division of power between center and state, ठीक है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करा था कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका रिजिड भी है, रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, है ना। तो इस केस में जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोविजंस है वो चेंज होने, इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन विल एक्ट एज रिजिड, ठीक है, एक्ट एज रिजिड, बिकॉज यहाँ पे आपको ना तो पार्लियामेंट में पहले पास कराना है, उसके बाद आपको स्टेट लेजिस्लेटिव से भी वो लॉ पास कराना है, तब जाके आपके जो चेंजेस हैं वो आप इम्प्लीमेंट करा सकते हो। तो दिस शोज कि भाई इन टर्म्स ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन और द डिवीजन ऑफ द पावर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर कह लो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट रिजिड, ठीक है। और कुछ केसेस थे जिसके अंदर वो फ्लेक्सिबल भी एक्ट करता है, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी प्राइम एग्जाम्पल कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट रिजिड, ठीक है, इन वन और फ्यू केसेस, ठीक है। तो ये आपका फेडरल था। अभी बी लिखो इसमें, यूनिटरी, ठीक है। अब यूनिटरी सिस्टम का क्या सीन है, लिखो इसमें, इन यूनिटरी सिस्टम इन जनरल वी हैव वन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। वन सेंटर है आपका जो लॉ बना रहा है, ठीक है, एंड यू हैव वन स्टेट जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा और उस लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम में ये रहता है। इसके अंदर एग्जाम्पल लिख लो, डेफिनेशन तो अभी मैंने जो बोली वो लिख लो, आई विल रिपीट। इसके अंदर एग्जाम्पल हम जो पढ़ेंगे वो यूके एंड फ्रांस। फ्रांस बिकॉज इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और यूके अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आई विल रिपीट द डेफिनेशन। इन यूनिटरी सिस्टम इन जनरल वी हैव वन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड small or one state or small governments whose primary role is to implement or follow the law made by the central government, ठीक है। In unitary the relation between center and state is not equal,
ठीक है, एंड देयर इज अ सुपीरियोरिटी एंड इन्फीरियोरिटी रिलेशन, ठीक है, सुपीरियर inferior relation between center and state, ठीक है, ये यूनिटरी के केस में, ठीक है। तो इसका अगर आप नॉर्मल चार्टर समझो तो यू हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, हु फ्रेम्स द लॉ। अब वो फ्रेम द लॉ कैसे भी हो सकता है, वो पार्लियामेंट से पास करा गया उस पर डिबेट हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ निकाला तो जो स्टेट गवर्नमेंट है दे सिंपली नीड टू इम्प्लीमेंट और फॉलो, ठीक है। सेंटर बनाएगा, स्टेट इम्प्लीमेंट करके फॉलो करेगा, ठीक है। इन दिस केस द स्टेट गवर्नमेंट, लिख लो, स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी लॉ मेकिंग राइट। जो हमने इसका मैं बता देता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट हैव लॉ मेकिंग राइट्स, ठीक है। जैसे इंडिया के केस में अभी हमने शेड्यूल 7 जो पढ़ा उसके अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी कैटेगरीज हैं जैसे एग्रीकल्चर, उसमें हर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के हिसाब से लॉ बना सकता है, बट यूनिटरी के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख लो, यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम हैव टू टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन एंड अनरिटन, ठीक है। तो वो मैं अभी लिखवा चुका हूँ एग्जाम्पल, यूनिटरी written constitution and unitary unwritten constitution. Written constitution is example is of France, unwritten के केस में it's United Kingdom, ठीक है, ये लिख लो। नेक्स्ट यू राइट, in unwritten constitution for unitary system amending a constitution is more flexible as compared to written constitution in unitary system, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि यूके के अंदर जो भी पार्लियामेंट्री लॉज निकलते जाते हैं वो 1 by 1 एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऐड होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, सिंपली जो भी लॉ पास हुआ वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऐड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली उस केस में आपका जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इन टर्म्स ऑफ चेंजेस और एनी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी ऐड करना है, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फार मोर फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इवन इन द केस ऑफ यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर एक कंपैरिजन अगर मैं बनाऊं, ठीक है, सो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, तो हार्ड टू इजी, ठीक है। सो यूएस, देन यू हैव फ्रांस, देन यू हैव यूके। Why US first? Because US is federal, France is unitary, but written constitution. UK is also unitary, but unwritten constitution, ठीक है। तो फंडा बहुत सिंपल है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात आती है, ठीक है, तो हार्ड से लेकर इजी तक का जो फ्लो रहेगा वो ये रहेगा, ऑब्वियसली जो भी कंट्री जो फेडरल है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सबसे ज़्यादा टफ है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमेशा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। सो इफ़ वी कंपेयर यूएस, फ्रांस एंड यूके,
सबसे ज़्यादा टफ अमेंडमेंट यूएस के अंदर है। यूएस के अंदर इंडिया से भी ज़्यादा इसलिए क्योंकि वहाँ पे सेंटर और स्टेट का बहुत स्ट्रॉन्ग बाइफिकेशन है फेडरलिज्म में, ठीक है। हर स्टेट का खुद का नेशनल फ्लैग है, हर स्टेट का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद की सिटीजनशिप है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका फ्रांस है, जिसके अंदर यूनिटरी फॉलो होता है, बट सिंस इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो एज़ कम्पेयर टू यूके इट इज़ टफ, बट एज़ कम्पेयर टू यूएस इट इज़ ईजी, ठीक है। और सबसे ईजी आपका यूके है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिटरी है, जो भी पार्लियामेंट में पास हुआ वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा ठीक है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का था। इसके नेक्स्ट लिखो, ये हम यूनिटरी के पॉइंटर्स डिस्कस करें, छोटा छोटा ये एक तरीके से कंपैरिजन कर लो तो इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यू राइट, इन फेडरल टू मेक श्योर पावर डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट आर प्रैक्टिस्ड and to eventually make sure the center and state doesn't get involved in each other's right, we have independent judiciary that comes into picture, ठीक है। तो अब इसमें सीन क्या है कि भाई फेडरल है, ठीक है, सो ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। सो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि भाई सेंटर स्टेट को बुली करे, ठीक है, या सेंटर के लिए जो क्रिटिकल लॉ है वो स्टेट इम्प्लीमेंट ना करे, फॉलो ना करे। सेंटर हो सकता है स्टेट के जो स्टेट लिस्ट के जो कैटेगरीज है उसको पोच करके उसका रूल बनाए, है ना। सेंटर जो डायरेक्शंस दे रहा है वो स्टेट फॉलो ना करे। तो इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट between center and state in federal system, we need to have independent judiciary, ठीक है। भाई जो भी कॉन्फ्लिक्ट है सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर ने राइट्स खा लिए स्टेट के, सेंटर ने जीएसटी रिटर्न, जीएसटी का जो अलोकेशन होना था स्टेट को वो नहीं दिया, जो स्टेट लिस्ट के पार्ट्स थे उस पर सेंटर लॉ बना के फोर्सफुली इम्प्लीमेंट कराना चाह रहा है बिना किसी प्रॉपर वैलिडेशन के, इमरजेंसी डिक्लेयर कर, प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर रहा है किसी स्टेट में, ठीक है। तो इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, जैसे कई स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, ठीक है, इन दस वो जैसे हरियाणा पंजाब के बीच में सतलुज रिवर वाला जो है पानी का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बेसिकली कोर्ट में। साउथ के अंदर आपकी कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है ना। तो सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए एंड टू मेक श्योर दैट वी हैव अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेंस वी हैव अ रोल ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन टर्म्स ऑफ फेडरल सिस्टम टू मेक श्योर सेंटर एंड स्टेट डज नॉट एक्सप्लॉइट ईच अदर, ठीक है, ये लिख लो। नेक्स्ट राइट, जुडिशरी इन फेडरल कंट्री interpret constitution and resolves center state distribution of power issues, ठीक है। तो अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो वो इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जुडिशरी का काम क्या है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, दैट इज़ डन बाय जुडिशरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली the final judgment comes. So in case of India under federal system, Supreme Court acts as the final interpreter of constitution, ठीक है। तो सेंटर आ गया, स्टेट आ गया, और इन दोनों का इशू रिजॉल्व करने के लिए यू हैव जुडिशरी, ठीक है। तो all the primary participants in federal system are in the game now, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो। अब क्योंकि जुडिशरी की बात आ गई फेडरल में तो हम समझ गए, बट इन टर्म्स ऑफ यूनिटरी प्लीज राइट, इन टर्म्स ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जुडिशरी इज नॉट मच पावरफुल एज कंपेयर टू फेडरल। फॉर एग्जाम्पल यूके। अब इसका यूके का एग्जाम्पल कैसे आया कि वहाँ पे जुडिशरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो ऐसे आया, ठीक है।
फंडा क्या है, जो जुडिशरी इंटरप्रिटेशन करेगी, जो लॉज बन के आएंगे वो इवेंचुअली आने आपके पार्लियामेंट से ही है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यूके। अब यूके के केस में क्या रहता है कि पार्लियामेंट ने जो लॉ पास करा ना वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं यूके के केस में। पार्लियामेंट ने पहला लॉ निकाला, लॉ 1, कि मिनिमम एज टू ड्राइव द कार इज़ 21 ईयर्स, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 21 ईयर्स होना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे जो भी आपकी जुडिशरी है वो जो भी जजमेंट देगी, भाई कोई ऐसा बंदा पकड़ा गया जो 20 साल की उम्र में गाड़ी चला रहा है, ठीक है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो जुडिशरी इस लॉ के बेसिस पे अपना जजमेंट फाइनल करेगी, ठीक है। तो जुडिशरी क्या करेगी, 21 साल से कम वाले कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास ऑब्वियसली ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा नहीं, और अगर वो गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया, तो जुडिशरी हैव द राइट टू गिव पनिशमेंट एज पर द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। ये यूके की पार्लियामेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई 21 साल के हिसाब से वहाँ पे प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो व्हाट द पार्लियामेंट डिड विद इन 6 मंथ, व्हाट 6 मंथ 6 महीने बाद क्या हुआ, एक दूसरा लॉ निकाल दिया जहाँ पे एज कर दी 18 ईयर्स। पहले 6 महीने पहले था 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, 6 महीने बाद रूल कर दिया कि भाई 18 साल वालों को भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। अब जो जुडिशरी है वो इस वाले लॉ को फॉलो दिस लॉ, ठीक है। तो जैसे ही पार्लियामेंट की साइड से कोई लॉ फॉलो हुआ, जुडिशरी भी अपना जजमेंट लेटेस्ट लॉ के हिसाब से जो भी उसके जो डिसीजन मेकिंग है वो सारे चेंज हो जाएंगे एज पर द न्यू लॉ। इस केस में जुडिशरी इज इवेंचुअली डिपेंडेंट ऑन द लॉज विच आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। प्लस कोई भी जुडिशरी में जाके क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता कि बॉस किस बेसिस पे पार्लियामेंट ने लॉ निकाला है, ठीक है। बिकॉज इन यूनिटरी जुडिशरी डज नॉट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट की व्हाट इज द बेसिस फॉर सच लॉ, ठीक है। जुडिशरी को सारा अपना जजमेंट जो भी लॉ पास हुआ उसके बेसिस पे करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यूनिटरी और फेडरल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। नाउ गिव द नेक्स्ट हेडिंग, नेचर ऑफ इंडियन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इंडिया के केस में हम प्रॉपरली पढ़ेंगे। अभी तक तो हम यूके, फ्रांस, यूएस, फेडरल और यूनिटरी के बारे में प्रॉपरली पढ़ लिया हमने, बट अब इन टर्म्स ऑफ इंडिया, ठीक है, कि इंडिया कैसा फेडरलिज्म फॉलो करता है, ठीक है, वो हम प्रॉपरली समझेंगे। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग ये ज़रूरी है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे प्रॉपरली तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इट्स ऑलवेज यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट फेडरलिज्म, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, बेसिकली जो फेडरलिज्म वर्ड है, जैसे आपका यूएस के केस में इट्स अ एग्रीमेंट है स्टेट्स का यूनियन के साथ कि ठीक है हम अपनी मर्जी से आए हैं एंड वी हैव द राइट टू मतलब सक्सीड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। या कह लो कि जो यूएस के अंदर 50 स्टेट्स हैं टोटल, ठीक है, तो वहाँ पे जो फेडरलिज्म फॉलो होता है वो एग्रीमेंट के बेसिस पे है, ठीक है। कोई भी स्टेट चाहे कभी भी निकाल सकते हैं कि भाई अब हम यूएसए का पार्ट नहीं रहेंगे, अब हम इंडिपेंडेंट हैं या हम कुछ भी हैं, बट वो ये चीज़ डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया के केस में इंडिया इज़ नॉट अ फेडरलिज्म, बट उसका प्रिंसिपल फॉलो होता है। फेडरलिज्म इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट रिटन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरलिज्म या फेडरल वर्ड यूज़ नहीं है, और यूनियन ऑफ स्टेट यूज़ किया गया, ठीक है। उसका रीज़न ये है, फेडरलिज्म इसलिए यूज़ नहीं करा गया कि जब आप कोई स्टेट जुड़ रहा है इंडिया के साथ तो दे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, दे डोंट वांट स्टेट्स टू हैव दिस ऑप्शन कि आज हम जुड़ रहे हैं और आज से 60 साल या 100 साल बाद हम सक्सीड हो सकते हैं, ठीक है, सिसीड हो सकते हैं, हट सकते हैं। तो फर्स्टली यूनियन ऑफ स्टेट करने से इट डज नॉट गिव पावर टू स्टेट्स to
secede फ्रॉम इंडिया, ठीक है। एंड ऑब्वियसली पावर नहीं है तो कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है तो इट विल ऑलवेज बी अ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसलिए इंडिया के केस में यूनियन ऑफ स्टेट यूज़ करा गया फेडरलिज्म में, ठीक है। फेडरलिज्म यूज़ नहीं करा है बट यूनियन ऑफ स्टेट यूज़ करा है। बट इंडिया का जो प्रोसेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिलेशन है, उसमें टू एन एक्सटेंट एक फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट यूज़ करा गया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म कहीं मेंशन नहीं है, बट एज अ प्रैक्टिस और द प्रोसेस दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, वी फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। अब वो कितना फेडरलिज्म है, कितना उसमें प्रॉपर तरीके से फेडरलिज्म फॉलो होता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखो नेचर ऑफ इंडियन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया इज हैविंग, फर्स्ट पॉइंट, इंडिया इज हैविंग सम फीचर ऑफ फेडरल एंड सम फीचर ऑफ यूनिटरी, ठीक है। फेडरल का जो इसमें इंडिया जो फॉलो करता है वो आपका यू हैव फेडरल एज वेल एज यूनिटरी, ठीक है। तो व्हाट आई मीन बाय दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली इंडिया फॉलो फेडरल एंड यूनिटरी बोथ, ठीक है। वो कैसे? नॉर्मल कंडीशन में यू हैव सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। और इन केस ऑफ इमरजेंसी यू हैव ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाती है। तो इंडिया हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सिंस वी फॉलो और वी हैव, सिंस इंडिया इज हैविंग बोथ द फीचर ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया इज डिफाइंड एज क्वासी फेडरल एंड नॉट क्वासी यूनिटरी, ठीक है। quasi federal and not quasi unitary, ठीक है। क्वासी फेडरल का क्या मतलब है? क्वासी का जो मतलब होता है वो होता है लिटिल, ठीक है। तो इंडिया को क्वासी फेडरल कहा गया है कि कॉन्सेप्ट में फेडरलिज्म फॉलो करते हैं बट हल्का। लिटिल यूनिटरी नहीं बोल सकते बिकॉज जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है वो फेडरलिज्म से रिलेटेड है। यूनिटरी तो हो ही नहीं सकता बिकॉज हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास खुद के लॉ मेकिंग प्रोविजंस हैं, उनके पास खुद के लॉ मेकिंग पावर्स हैं, ठीक है। इसलिए दिस इज़ नॉट कॉल्ड और क्वासी फेडरल कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट राइट, क्वासी फेडरल मीन्स दैट इंडिया इज लिटिल फेडरल एंड मेजरली यूनिटरी, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब है वो मैं आगे बताऊंगा, बिकॉज यूनिटरी के केस में आपका जो सेंटर है, ठीक है, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ठीक है। बट उस कंडीशन के लिए इन टर्म्स ऑफ इंडिया आपका इमरजेंसी एक एग्जाम्शन ले सकते हो, ठीक है। आप प्रेसिडेंट रूल कह लो, ठीक है, आप ऑल इंडिया सर्विसेज कह लो। इन सारे केसेस के अंदर आप ये देखोगे कि, या इसके बाद जैसे जीएसटी काउंसिल है, ठीक है, तो इन सब के केस में यू हैव सेंटर बिकमिंग मोर पावरफुल देन द स्टेट्स, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर आपके आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, वो सेंटर अलॉट करता है स्टेट्स, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे स्टेट की कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है टू सेलेक्ट द ऑफिसर्स, ठीक है, एज पर देयर नीड, ठीक है। सेम गोज फॉर जीएसटी काउंसिल ऑल्सो। फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसाइड होता है, तो स्टेट समटाइम्स नीड टू वेट फॉर देयर ओन ड्यू, ठीक है, विच कॉजेज अ डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, ठीक है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को आप समझो, तो दिस कन्वेज अस दैट यस इंडिया इज मेजरली यूनिटरी, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम फेडरलिज्म का ही फॉलो कर रहे हैं, बट टू अंडरस्टैंड यू, मतलब टू मेक यू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव फ्रॉम बोथ द साइड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव दिस थॉरो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आप कब इंडिया को यूनिटरी मानोगे इन सारे केसेस के अंदर? फेडरलिज्म कैसे मानोगे? जो हो रहा है सेंटर और स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हैं उसके बेसिस आप फेडरल मानोगे। लिटिल फेडरल एंड मोर यूनिटरी क्यों मानोगे? बिकॉज ऑफ ऑल दीज, कि जब
सेंटर ओवर पावर कर देता है स्टेट को, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, दो सम बिलीव इट इज़ नॉट ट्रूली फेडरल बट क्वासी फेडरल, ठीक है, ये हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट राइट, however as per Supreme Court believe whatever percentage of federalism India have, it is the basic structure of the Indian Constitution, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है वो हम आगे केशवानंद भारती वाले केस में भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट येस, एज पर सुप्रीम कोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन की है, फेडरलिज्म और यूनिटरी वाला जो पार्ट है, वॉट एवर परसेंटेज ऑफ द फेडरलिज्म इंडिया हैव, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कहने को आप यूनिटरी बोल सकते हो, बट जितना भी फेडरलिज्म वाला पार्ट है, दैट एज पर सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड एज फेडरलिज्म, ऐसे नहीं, रुको, पार्ट ऑफ फेडरलिज्म दैट इंडिया हैव is considered to be the basic structure of constitution, ठीक है। ये किसकी अंडरस्टैंडिंग है? सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आर्ग्यूमेंट और अंडरस्टैंडिंग चल रही है वो फेडरलिज्म और यूनिटरी के केस में चल रही है, इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया एक्ट एज अ फेडरल कंट्री ऑल्सो एंड ऑल्सो इट एक्ट एज अ यूनिटरी कंट्री ऑल्सो, ठीक है। तो यूनिटरी के तो एग्जाम्पल हमने समझ लिया कि भाई आपकी इमरजेंसी लग गई, ऑल इंडिया सर्विसेज में जो ऑफिसर्स जा रहे हैं, जीएसटी काउंसिल से जो पैसा आ रहा है, उसके केसेस पे आप ये मान सकते हो कि भाई इंडिया इज़ अ यूनिटरी कंट्री, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन डिवाइड, ठीक है, फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच मेक्स अस बिलीव दैट इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री ऑल्सो। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, ड्यू टू द फॉलोइंग फीचर, वो फीचर मैं भी लिखवाऊंगा, ड्यू टू द फॉलोइंग फीचर वी कंक्लूड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फीचर विथ विच वी कंसिडर इंडिया अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसके अंदर ए, यू हैव फर्स्ट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। बट ऑब्वियस है, अभी हमने इसी के बारे में डिस्कस करा, सो दिस वाज ए। बी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज हैविंग द प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस करा है। सी में लिख लो, इन फेडरल स्ट्रक्चर ओनली वी हैव द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने यूके के केस में डिस्कस करा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, जुडिशरी की कोई वैल्यू नहीं है। बट इन केस ऑफ इंडिया, दैट टू स्पेसिफिकली विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फेडरलिज्म, द सुप्रीमेसी इज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और उसी को बेस रख के जो भी लॉज होते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन होती हैं, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे होती है, ठीक है। तो सी पॉइंट आपका सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। डी लिख सकते हो, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, as in case of federal constitution, rigidity provides checks and balance to avoid any arbitrary decision of state or central government, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, तो रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और उसमें आखिरी पॉइंट लिखो, ये सारे फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके अंदर आखिरी पॉइंट लिख लो, अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट में लिखो, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देयर मस्ट बी एन अथॉरिटी इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ, एंड दैट अथॉरिटी शुड ऑल्सो हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन आर केस, इन केस ऑफ इंडिया, वी हैव सुप्रीम कोर्ट फॉर दैट, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं विच मेक्स अस बिलीव दैट इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, ठीक है। अभी फीचर के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, मतलब
5 फीचर्स लिखा है ई तक, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करना। Indian Constitution is a mix of rigid and flexible. That is, it is difficult to amend particularly those part of the Constitution which affects the distribution of power between center and state। ठीक है, ऑब्वियसली जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल करा, जो शेड्यूल 7 जो अगर आपको अमेंड करना है तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट से, ठीक है, सिटिंग एंड वोटिंग और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है। देन उसके बाद आपके 50% ऑफ द स्टेट नीड्स टू पास दैट बिल एंड देन प्रेसिडेंट विल साइन टू मेक इट अ लॉ, ठीक है। तो दिस शोज द रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट राइट, इसी के नीचे eventually we have 5 areas in which the constitution is rigid in terms of amendments, ठीक है। 5 एरियाज में डिस्ट्रीब्यूशन है इन टोटल, जहाँ पे in which rigid constitution amendment is possible, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब प्रॉपर प्रोसेस कि स्पेशल मेजॉरिटी, फिर स्टेट का एक्नॉलेजमेंट और उसके बाद आपका प्रेसिडेंट साइन करेगा, ठीक है। तो 5 ऐसे एरियाज़ हैं, वो ज़रूरी है जानना, ठीक है। अभी मैं इस 5 एरियाज़ को लिखा दूंगा, बट इन 5 एरियाज़ के अलावा अगर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने हैं, एक नया रूल लाना है, नया प्रोविज़न लाना है, लॉ लाना है, कुछ भी लाना है, वो सारा आप सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पे पार्लियामेंट से पास करा के यू कैन इम्प्लीमेंट वॉट एवर यू वांट, ठीक है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये 5 एरिया जिसके अंदर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज़ पॉसिबल, वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके अंदर 5 एरियाज, नंबर 1 यू हैव 7th शेड्यूल, ठीक है। 7th शेड्यूल वही है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा। यू हैव यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ यूनियन स्टेट के अंदर यू हैव अराउंड 100+ आइटम्स, 100+ आइटम्स, ठीक है, 100+ आइटम्स। स्टेट लिस्ट में यू हैव अराउंड 61 एंड कॉन्करेंट लिस्ट में यू हैव अराउंड 52, ठीक है। तो ऐसे पूरा बाइफिकेशन है। तो दिस वाज 1 7th शेड्यूल। देन सेकंड इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट। ये हम पार्लियामेंट में प्रॉपरली पढ़ेंगे। बेसिकली जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, एक मिनट मैं लिख देता हूँ पहले, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, ठीक है। दैट इंक्लूड्स बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो बेसिकली फंडा क्या है, हर स्टेट का एक काउंट डिफाइन होता है जो कि डिलिमिटेशन या फिर जो सेंसस के बेसिस पे निकल के आता है, उसके बेसिस पे ये डिफाइन होता है कि एक स्टेट से कितने एमपी लोकसभा के एमपी भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी, वो सारे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आपको पता है यूपी के सबसे ज़्यादा 80+ आई थिंक एमपीज़ यूपी के हैं, तो वो काउंट अगर प्लस माइनस करना है, ठीक है, बिकॉज टोटल 543 है, ठीक है। अब 543 में से अगर 80+ यूपी के आ रहे हैं और अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि भाई यूपी के 100 कर दो या यूपी के 50 कर दो, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का एक्नॉलेजमेंट भी ज़रूरी है, बिकॉज इवेंचुअली जो रिप्रेजेंट करे वो स्टेट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट का मन करा कि भाई 80 हैं यूपी के एमपीज़, चलो इनका जो टोटल काउंट है वो 80 से 40 कर देते हैं या 80 से 120 कर देते हैं, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है until unless you have the acknowledgement from the state. So this is your second representation of state in parliament, ठीक है। अभी सी जो है, सी के अंदर कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं जिसको आप छेड़ नहीं सकते। अगर आपको उन्हें चेंज करना है या उसमें कोई भी बदलाव लाना है तो आपको प्रॉपर रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेक करवाना पड़ेगा, ठीक है। और वो हैं आपके
ठीक है। तो फर्स्ट इज योर 7 शेड्यूल, मतलब जो हम 5 एरियाज डिस्कस कर रहे हैं, 5 एरियाज, जिसके अंदर पहला आपका 7 शेड्यूल, ठीक है। दूसरा था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, ठीक है। तीसरा जो है वो आर्टिकल्स हैं कुछ, ठीक है। जो सबसे पहला आर्टिकल 54 एंड 55 स्पेसिफिक टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ये अभी इसको समझ लो, आगे जाके हम पार्लियामेंट समझेंगे, इलेक्शन समझेंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन समझेंगे, तो वहाँ पे ये पता लग जाएगा कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसके अंदर स्टेट असेंबली के जो MLAs होते हैं, ठीक है, उनका एक सेट नंबर ऑफ वोट जाता है हर स्टेट का, ठीक है। तो 54-55 में अगर कुछ चेंजेस लाने हैं, बिकॉज इवेंचुअली दैट मीन्स कि आप जो स्टेट गवर्नमेंट का काउंट है उसको चेंज करने का प्लान कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो प्रोसेस है पूरा, कि भाई पहले पार्लियामेंट से लॉ पास होगा और फिर स्टेट 50% से ज़्यादा स्टेट या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट का एक्नॉलेजमेंट है या अप्रूवल है वो चाहिए होगा, दैट नीड्स टू बी फॉलोड। तो 54-55 इज स्पेसिफिक टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। देन यू हैव आर्टिकल 73 एंड आर्टिकल 162, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो 73 और 162 में अगर कोई चेंजेस लाने हैं तो उस केस में भी स्टेट, मतलब 73 में तो भाई आप यूनियन ऑफ स्टेट का एक लॉ बना दो कि भाई ठीक है आज से पूरा हरियाणा स्टेट मेरे अंडर है एग्जीक्यूटिव पावर के साथ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। सेम गोज फॉर एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। हरियाणा गवर्नमेंट आज बोलता है कि भाई मैं पंजाब के अंदर भी सारी जुरिस्डिक्शन जो है वो मैं अपने अंडर लाना चाहता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो देर आर चैलेंजेस, देर आर रूल्स एंड बाउंडेशन, ठीक है। और उस रूल्स एंड बाउंडेशन के बेसिस पे ही हर एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी को अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंक्शन कराना है, ठीक है। तो यू हैव 54, 55, 73, 162, ये सारे आर्टिकल नंबर है। देन यू हैव 241 एंड 279A, 241 and 279A. 241 is your High Court in UTs and you have GST Council, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, सीधा आर्टिकल पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो आर्टिकल्स हो गए कुछ, ठीक है, 1 2 3। अब इधर 4 लिखो, चैप्टर्स, चैप्टर एंड पार्ट। चैप्टर एंड पार्ट, जब आर्टिकल्स का पूरा बाइफिकेशन पढ़ोगे तो यू हैव शेड्यूल्स, चैप्टर, आर्टिकल्स, ठीक है। तो चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5, ठीक है, ठीक है। चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 इट डिफाइंस जुडिशरी ऑफ यूनियन, ठीक है। इसी के अंदर चैप्टर 4 इज योर, मतलब ये जुडिशरी है एंड पार्ट 5 इज योर यूनियन, तो टुगेदर दैट मीन जुडिशरी ऑफ द यूनियन, ठीक है। नाउ चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 6 दैट मीन्स जुडिशरी ऑफ स्टेट, ठीक है। ये सारे चेंजेस के लिए भी आपको प्रॉपर राइट्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11। इसके अंदर ये हो गया, चैप्टर 4 5 हो गया, 4 6 हो गया। नेक्स्ट यू राइट चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11, चैप्टर 1 ऑफ
पार्ट 11, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है लेजिस्लेटिव रिलेशन, ठीक है। सो चैप्टर 1 इज योर legislative relation and part 11 is your center state relation. So together they mean legislative relation between center and state, ठीक है। तो last point that means legislative relation between center and state, ठीक है। ये सारे हम डिस्कस वो एरियाज कर रहे हैं जहाँ पे कुछ भी चेंज लाने से पहले आपको प्रॉपर कंसेंट कह लो या एक्नॉलेजमेंट कह लो फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट, दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है दैट मीन्स लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। ये वाला पॉइंट ऊपर और ढंग से लिख दिया है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये पॉइंट ये है, यहाँ पे था चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11, ठीक है। तो इस पार्ट 11 के अंदर जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, इट ऑल्सो कंटेन्स द कंडीशंस अंडर विच स्टेट कैन गिव right to parliament to create law on their behalf, ठीक है। So there are 5 conditions under which parliament can make law for the state list, ठीक है। वो पार्ट 11 के अंदर मेंशन है। इन टोटल देयर आर 5 कंडीशंस, ठीक है, 5 कंडीशन, ठीक है। तो दिस वाज 4th एंड लास्ट वन, 5th इज योर आर्टिकल 368 ओनली, कि भाई अमेंडमेंट करना है तो कैसे करोगे, ठीक है। तो इसके अंदर लिख लो 5th इज योर आर्टिकल 368, ठीक है, विच डिफाइंस अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें लिख लो आर्टिकल 368 विच डायरेक्ट्स वेज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, फुल स्टॉप, इट इटसेल्फ कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। Procedure to change, full stop, procedure to change the process of 368 constitution is described, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर चेंज करना चाहे आर्टिकल 368 को, वो बिना किसी स्टेट के अप्रूवल के बिना नहीं चेंज कर सकती, ठीक है। तो 368 को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसको चेंज करने के लिए भी आपको स्टेट का एक्नॉलेजमेंट चाहिए होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थोड़ा स्ट्रेच करा है जल्दी, सो दैट जल्दी जल्दी चीज़ें कवर हो। सो दिस वाज योर यूनिटरी एंड फेडरल पार्ट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाउ इंडिया इज़ यूनिटरी वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टिल देन कीप स्टडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ड्रॉप द कमेंट इन केस यू हैव एनी कंसर्न, ठीक है। वी आर वेलकम विथ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, ठीक है, और keep studying. That's it. Thank you for today and I'll see you in the next one. Bye bye.